Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. Today we will be doing Unit 4 of your Grade 12 Psychology, which is Stress and Stress Management. बहुत इजी चैप्टर है. ओके तुम्हारी बोर्ड्स में, तुम्हारे प्रीलिम्स में, जो भी हो, इसका एक केस स्टडी 100% गारंटीड लिख के आता ही आता है. ठीक है, तो उसमें वो लोग कुछ भी कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकते हैं. बट इसका एक केस स्टडी विल बी रिलेटेड टू या तो उसका स्ट्रेस किस टाइप का है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वो किस टाइप से डील कर रही है स्ट्रेस से, तो इसका जो कोपिंग स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव है कि इनइफेक्टिव है. एंड देन ये चैप्टर में हमें दो थ्योरीज भी है. ओके, तो ये सब कर लेंगे. बहुत इजी सा चैप्टर है. तुम जब भी कोई भी इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जस्ट अप्लाई टू योर रियल लाइफ. देखो कि तुम्हारे आसपास के लोग, वरना तुम खुद ऐसी कोई चीज करते हो क्या. एंड ये बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर करने के लिए. Okay, before we move on, I want to remind you to do not forget to buy the ISC Psychology Handbook. This is currently live. Already बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिया है. Look at this. इतने सारे फीचर्स है इसमें. ठीक है, एंड इससे भी ज्यादा फीचर्स है एक्चुअली. सो यू गेट डिटेल्ड नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, यू गेट सॉल्व सैम्पल पेपर्स इसके साथ, रिविजन शीट्स, डेट एंड थ्योरी शीट्स, न्यूमोनिक शीट्स, पास्ट पेपर टॉपिक ट्रैकर्स, कितनी सारी चीजें. ओके, इतनी सारी एक्सक्लूसिव चीजें जस्ट 499 रुपीज. दिस इज समथिंग दैट यू विल बी यूजिंग थ्रू आउट योर ईयर. ठीक है, तो तुम अभी देख रहे हो, बोर्ड्स के आसपास देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. क्योंकि वाइल आई वॉज मेकिंग दिस, मेरे सिर्फ दो गोल्स थे. वन, टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसी को दिमाग में रखते हुए बुक बनाई है. एंड सेकेंड चीज इज टू मेक यू फॉलो इन लव विद साइकोलॉजी. वो तो मेरा पूरा चैनल उसी के लिए. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू रिमाइंड यू, स्ट्राइवर डाउनलोड करना मत भूलो. अभी इसके नए अपडेट में तो और भी सारी चीजें आ गई है. दिस इज द ओनली ऐप दैट इज क्रिएटेड फॉर आईएससी स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी इंडियन स्टूडेंट्स भी. तो इसमें ऑलरेडी सब चीजें प्री लोडेड आएंगी, तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारे चैप्टर्स वगैरह. एंड अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया उसमें तो और कितनी सारी चीजें आई हैं. यू हैव कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, टू डू लिस्ट, इतनी सारी चीजें, so many analytics ताकि you can be up to date with what you are doing, where you're going wrong and what more you can do. ठीक है, इसमें तुम क्या कर सकते हो. इफ यू आर स्टडिंग फॉर मोर देन वन एग्जाम टुगेदर, जैसे आईएससी कर रहे हो एंड सीयूईटी कर रहे हो, सीबीएसई कर रहे हो एंड जेई कर रहे हो, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दोस ऑल टुगेदर. सबका सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, सिर्फ जाके तुम ट्रैक सिलेक्ट करो एंड देन सब ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम उनको ट्रैक कर पाओगे. ओके, इट ऑल्सो गेमिफाई स्टडिंग, तो एक पूरा एक्सपी सिस्टम है. एंड देन तुम्हें रैंक्स मिलते हैं एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इट विल बी वेरी फन. गो आउट, चेक इट आउट. ये ऐप वाज क्रिएटेड बाय मी, द आईएससी गाइड माई सेल्फ. ठीक है, तो तुम्हें अगर कोई बग्स मिले, फीचर्स का आइडिया है, तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एट द आईएससी गाइड, वरना यूट्यूब कॉमेंट्स में, एंड आई विल डेफिनेटली ऐड योर फीचर टू द ऐप. ओके, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर. सबसे पहले स्ट्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स उसका डेफिनेशन तो करना पड़ेगा ना हमें. तो स्ट्रेस होता क्या है. नॉर्मल अगर हम लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे एग्जाम है कल, मेरी पूरी पढ़ाई बाकी, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, राइट. व्हाट इज दैट. ये क्या हो गया, एक मेरा मेंटल रिएक्शन हो गया कि अरे मेरी पढ़ाई बाकी नहीं हुई, पढ़ाई बाकी नहीं हुई. कितने लोगों को क्या होता है, जब पढ़ाई बाकी रहती है, नेक्स्ट दिन एग्जाम है और उनको पता है कि उनके पास टाइम नहीं है, तो देयर हैंड स्टार्ट शेकिंग, पूरे पसीने पसीने में हो जाते हैं, हेडेक्स आने लगता है, राइट. सो वो क्या हो गया, फिजिकल. तो स्ट्रेस इज दैट ओनली, दिस इज द बॉडीज नेचुरल फिजिकल एंड मेंटल रिएक्शन टू चैलेंजेस, डिमांड्स और थ्रेट्स. तो ये डिमांड्स, थ्रेट्स, ये वाला पार्ट हम लोग आगे भी जाके करेंगे. बट अगर तुम देखोगे, स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होता है क्या. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है. जब हम लोग नॉर्मली स्ट्रेस की बात करते हैं डे टू डे लाइफ, वो हम लोग नेगेटिव वाले स्ट्रेस की बात करते हैं. बट स्ट्रेस पॉजिटिव भी तो होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन, उसका भी तुम्हें स्ट्रेस है कि अरे मैं स्टेज पे आके कुछ बुरा ना कर दूं, है ना. बट दैट इज ए गुड स्ट्रेस बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू टू प्रैक्टिस, इट मोटिवेट्स यू टू ट्राई टू परफॉर्म बेटर, है ना. तो वही चीज को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख रखे हैं, स्ट्रेन एंड यू स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेन इज द नेगेटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस, दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट. जब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन. एंड यू स्ट्रेस क्या होता है, दिस इज द पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस, जो हमें एक्चुअली मोटिवेट करता है चीजें करने के लिए, या फिर इट मोटिवेट्स टू परफॉर्म बेटर. के देन ओवरलोड एंड अंडरलोड, ये क्या होता है, जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीजें थोप दी जाए. ठीक है, अभी इमेजिन करो कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारे 8 के 8 चैप्टर्स बाकी है साइकोलॉजी में. तो ये क्या हो गया, यू हैव सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, देन तुम्हें रिवाइज करना है, देन थोड़े बहुत डायग्राम्स है, देन तुम्हें थ्योरिस्ट याद करना है, डेट्स याद करना है, कितनी सारी चीजें.
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोड। जब बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स तुम्हारे ऊपर प्लेस कर दिए जाए तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो और उससे ढंग से कोप नहीं कर पाते। नाउ कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। कोप क्या होता है, दिस इज द एबिलिटी टू डील विथ स्ट्रेस। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं उससे कोप कैसे कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको डील कैसे कर रहा हूँ, या फिर मैं उससे बेसिकली अगर मुझे कल पढ़ना है तो अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, मैं खुद को ऐसे शेड्यूल बनाता हूँ, सिर्फ आधे घंटे का ब्रेक लूंगा बीच में खाना खाने के लिए, लेकिन मैं कंटिन्यूस पढ़ूंगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज मी यूजिंग माई टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू कोप विद द मैसिव स्ट्रेस दैट आई हैव फॉर द एग्जाम टुमारो। है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोड। अंडरलोड क्या होता है, जैसे कि ओवरलोड क्या होता है, जो बहुत सारी चीजें हो जाती है। अंडरलोड है मतलब बहुत कम चीज है, तो बहुत ज्यादा बोर्ड लेजी ऐसा होता है ना कि कुछ करने के लिए नहीं है। समर वेकेशन में कितनी बार होता है ये, है ना, कुछ है ही नहीं करने के लिए, सारे दोस्त बाहर गए हुए हैं, बारिश हो रही है, घर पे ही बैठना पड़ेगा वरना गीला होके आऊंगा तो मम्मी डांटेगी। तो सिर्फ घर पे हूँ, मुझे कुछ टीवी देखने का मन नहीं है, यूट्यूब देख देख के बोर हो गया, इंस्टा पे स्क्रॉल कर करके बोर हो गया। तो ये क्या है, दिस इज अंडरलोड। बहुत कम स्टिम्युलेशन है, ना चैलेंज है ना कोई काम है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंडरलोड। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगर तुम्हें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पूछे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेडिंग्स याद रखना, क्योंकि तुम हर एक में कंफ्यूज हो सकते हो। तो देयर आर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देन उसके बाद आगे जाओगे ना तो यू विल गेट स्ट्रेस एज अ प्रोसेस, देन उसके बाद तुम आगे भी जाओगे तो तुम्हें अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी अबाउट स्ट्रेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, तो ये सब चीजें भी तुम्हें याद रखनी है कि एग्जैक्टली क्या है, तो इनका हेडिंग्स भी याद रखो। ठीक है, सबसे पहले अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें तीन टाइप्स है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजी क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा माइंड। ठीक है, माइंड होता है, तो इसमें हमारे माइंड से रिलेटेड या फिर हमारे माइंड से जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बोलते हैं। तो हमारे माइंड में क्या होता है, थॉट्स होते हैं, डर होता है ना, कोई टाइप का प्रेशर, वो अगर हमें दिख भी नहीं रहा है ना, इज समथिंग प्रेशर या फिर एक्सपेक्टेशंस, इज दैट अ टैंजिबल थिंग। क्या तुम किसी के जाके एक्सपेक्टेशन को फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तुम उसको फील कर सकते हो, एज इन मतलब अपने दिमाग में फील कर सकते हो, तुम फिजिकली टैक्टाइल वाला टच करके फील नहीं कर सकते ना उससे। दैट इज नॉट अ कॉन्क्रीट थिंग, वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मम्मी पापा की कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, तो वो वाले एक्सपेक्टेशंस तुम अपने दिमाग में फील कर सकते हो कि हाँ नहीं मम्मी पापा, तो मुझे पता है वो आगे से नहीं बोल रहे, बट आई नो कि मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एटलीस्ट डिसेंट तो स्कोर करूँ अपने एग्जाम में। है ना, वो क्या हो गया, दैट इज अनदर काइंड ऑफ प्रेशर जो तुम अपने ऊपर डाल रहे हो। है ना, ये सब चीजों को बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस आता है जब हम लोग फिजिकली अपने बॉडी को बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या अपने माइंड को बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे, फिजिकल स्ट्रेस में हम लोग अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करवाते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मैं 2-3 किलोमीटर भगवा दूं, मोस्ट लोग नहीं कर पाएंगे। ओके, कंटिन्यूस भागना है तुम्हें, कंटिन्यूस भागना है। या फिर तुम बहुत ज्यादा बीमार हो एंड मैं तुम्हें कुछ बहुत काम करने बोल दूं, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो, तुम बेड से भी नहीं उठ पा रहे एंड मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जाके फुल वर्कआउट करके आओ, इज दैट पॉसिबल, नहीं ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालेगा तुम्हारे बॉडी पे। देन लास्टली आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर। एनवायरमेंट क्या, इट इज एवरीथिंग अराउंड अस। तो हमारे आसपास से जो भी हम पे स्ट्रेस आ रहा है उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि तुम ले लो कि तुम्हें पढ़ना है बट तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा शोर है, या फिर नॉर्मल शोर ही ले लो, ऐसे तुम्हें, तुम सोने की कोशिश कर रहे हो बट नीचे किसी की तो शादी चल रही तुम्हारे बिल्डिंग में, तो बहुत जोर जोर से वो लोग बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस एज अ प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि स्ट्रेस इज नॉट वन थिंग, वो एक चीज नहीं है, इट डज नॉट अकर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक प्रोसेस है पूरा। तो तुम्हारा स्टिम्युलस एक आएगा एनवायरमेंट से, या फिर तुम्हारे साइकोलॉजी से, या फिर तुम्हारे बॉडी से, तो एक स्टिम्युलस आया। ठीक है, देन वही स्टिम्युलस से तुम उसको परसीव कैसे करोगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, जो ये पूरा प्रोसेस है हम लोग देखने वाले दिस इन गैस मॉडल एंड कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। तो वही कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल का मैं एक ब्रीफ में तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो एक स्टिमुलस आया, देन फिर उसके बाद तुम देख रहे हो कि ये स्ट्रेस है क्या है, ठीक है, तो उससे क्या तुम क्या करोगे, अप्रेजल कि ये कैसा चीज है। अप्रेजल मतलब जजमेंट। ठीक है, तुम इसको जजमेंट बुला सकते हो कि ये स्ट्रेसफुल चीज है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल किसी ने आके बर्थडे पे चॉकलेट दी, इज दैट अ स्ट्रेसफुल थिंग, नहीं ना, वो तुम मस्त बैठ के खाओगे, उसमें तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये क्या है, अप्रेजल हो गया, एंड देन इसके बाद स्ट्रेस आता है। तो ये क्या है, स्ट्रेस भी इधर आके क्या रुक जाता है, नहीं, देन फिर वी लुक टू कोप विथ इट।
ठीक है, कि इससे कोप कैसे करेंगे, देन इसको हम लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स है। ये तो मतलब बहुत ऐसे मैंने तुम्हें एक रफ सा बताया कि क्या होता है दिमाग में, बट मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। तुमने सॉल्व किया तो एक और स्ट्रेस आ गई जिंदगी में, उसको सॉल्व किया एक और स्ट्रेस आ गई। ठीक है, तो अभी देखते हैं स्ट्रेसर्स क्या होता है। ये जो मैं स्टिम्युलस की बात कर रहा हूँ ना, जो स्टिम्युलस आता है बाहर से और जो हमें स्ट्रेस कॉज करता है, उसको ही हम लोग स्ट्रेसर बोलते हैं। नेगेटिव स्ट्रेसर्स होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेसर्स होता है। अगर कोई इवेंट है या फिर कोई जो स्टिम्युलस है वो हमें कोई नेगेटिव टाइप का स्ट्रेस लेके, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन, अगर वो हमें स्ट्रेन वरना नेगेटिव का टाइप का स्ट्रेस हमें प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि वो एक नेगेटिव स्ट्रेसर है। तो थिंक फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा जॉब से तुम्हें निकाल दिया या फिर तुम्हें डिमोट कर दिया अपने जॉब में, ये सब क्या है? नेगेटिव स्ट्रेसर्स है। पॉजिटिव स्ट्रेसर्स क्या होता है? दीज आर प्लेजेंट, दीज आर मोटिवेटिंग, दीज आर डिजायरेबल। अगर तुम कंसिडर करो शादी हो रही है, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग। तो यू लव योर स्पाउस वेरी मच, तो तुम्हारे साथ शादी कर रहा है या फिर यू आर मैरिंग हर और हिम, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक पॉजिटिव स्ट्रेसर हो गया, क्योंकि स्टिल जब तुम मूव इन करोगे उसके साथ तो यू विल हैव टू अडेप्ट टू देयर स्पेसिफिक लाइफस्टाइल, है ना। देन वो भी कुछ भी हो, एनी कपल हैज सम काइंड ऑफ कुछ ना कुछ होता ही है ना एक दूसरे के बीच में, तो वो एक टाइप का स्ट्रेस आ जाता है। ओके, यू हैव समबडी एल्स यू नीड टू केयर फॉर, वो भी एक स्ट्रेस है, वो एक अच्छा स्ट्रेस है, यू वांट दैट स्ट्रेस, बट वो स्ट्रेस तो है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। अब देखने वाले हम लोग दो थ्योरी। सबसे पहला है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और गैस मॉडल। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी दैट वाज गिवन फॉर स्ट्रेस। ये पूरा जो हमारा स्ट्रेस का रिसर्च होता है साइकोलॉजी में, इस थ्योरी ने सेट ऑफ किया था उसको। दिस वाज गिवन बाय हांस सेलिए इन 1936। ओके, तो अभी इसमें आते हैं हमारे तीन स्टेज। सबसे पहला आता है अलार्म स्टेज, देन आता है रेजिस्टेंस स्टेज, एंड देन लास्टली आता है एग्जॉशन स्टेज। इसका एक डायग्राम भी है एंड तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें एक्सप्लिसिटली क्या वो लोग बोलेंगे ड्रॉ करने, प्रोबेबली नॉट, बट अगर ये तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क का कभी पूछ ले, क्योंकि थ्योरी तो है तो तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा। होपफुली 4 मार्क में भी अगर तुम्हें टाइम है तो बना लो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, तो अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन, तो इसमें क्या रहता है वो देखते हैं। अलार्म स्टेज क्या होता है? अलार्म स्टेज में बेसिकली रहेगा जब तुम्हारा जो स्ट्रेसर है वो पहली बार तुम्हारे सामने है, ओके, या फिर यू हैव एनकाउंटर्ड द स्टिम्युलस फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं अलार्म स्टेज। जब तुम्हारे पास कोई पहली बार कोई स्ट्रेसर आया तो फिर क्या हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तुम्हारी बॉडी चली जाती है इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी तुम याद करो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या फिर किसी चीज से तुम बहुत डर जाते हो, तो क्या होता है? तुम्हारा हार्ट रेस करने लगता है। ठीक है, जो हो बीपी रहता है तुम्हारा या फिर हार्ट बीट रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो ही समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर तुम इफ यू हैड इवन 9th-10th बायोलॉजी भी ना, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नहीं था तो भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, तो ये तुम्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रहता है वो ही तुम्हारे बॉडी में हर एक चीज कंट्रोल करता है। ठीक है, इफ यू वांट टू मूव योर हैंड्स, वो भी चीज क्या कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे अंदर बॉडी में कोई हॉर्मोन्स रिलीज होना है, वो भी तुम्हारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहीं पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रहता है, दिस बेसिकली प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वही चीज से एक्टिवेट होता है। तो फाइट के, अगर तुम्हारे पास लेट्स से कोई भालू आ गया, ठीक है, तुम्हें खाने के लिए आ रहा है, वो तुम जंगल में भटक गए हो, एक भालू आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन, या तो उससे लड़ो एंड उसको मार दो, दूसरा ऑप्शन है कि वहां से भाग जाओ। इसी से आता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जब तुम्हें भागना है एक भालू से, तो तुम्हारा बॉडी क्या करेगा कि जितना भी एनर्जी है मुझे वो भागने में लगाना है, या फिर अगर तुम्हें उससे लड़ना भी है तो जितना भी एनर्जी है मुझे लड़ने में लगा देना। ठीक है, तो ये वाली चीज को स्टिम्युलेट करने के लिए जो अड्रीनल ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है, दिस इज एन ऑर्गन इन योर बॉडी, सिर्फ इतना समझ लो, ये जो तुम्हारे किडनीज रहते हैं ना उसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ज्यादा तुम्हें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अड्रीनल ग्लैंड्स करके तुम्हारे पास एक चीज होती है किडनी के ऊपर, जो 3 हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये डायरेक्टली क्योंकि पूछ सकते बोर्ड्स में, पूछा गया है कि ये वाले स्टेज में कॉर्टिसोल कैसा होता है। ओके, तो यू हैव अड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन
एंड कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हॉर्मोन्स है तुम्हारे, यही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जब हार्मोन हमारे ब्लड में जाता है, एड्रेनालिन जैसे जब जाता है, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ाता है। जो हमारे प्यूपल्स लेते थे, हार्ट बीट क्यों बढ़ाते हैं सबसे पहले वो बता दो, ठीक है। अगर हार्ट बीट बढ़ेगी दैट मीन्स कि हमारा हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करेगा। ओके, ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो दैट वुड मीन कि जो हमारे बाकी के पूरे बॉडी है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रहा है। वाई डू वी नीड दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन? क्योंकि जो हमारा बॉडी रहता है, लेट्स से कि तुम्हें भागना है जोर जोर से, ओके, तो जो तुम्हारे पैर है, जो तुम्हारे पैर रहते हैं उनको चाहिए रहता है ऑक्सीजन, क्योंकि जो सेल्स रहते हैं ना तुम्हारे, वो भी रेस्पिरेट करते हैं। जैसे तुम रेस्पिरेशन करते हो, ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हो, वैसे ही तुम्हारे लेग्स में जो सेल्स रहेंगे वो भी सेम चीज करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ब्लड पहुंचना है, क्योंकि अभी तुम्हारे जो जितने भी सेल्स है उनको बहुत जल्दी जल्दी काम करना है ताकि तुम भाग पाओ वहां से। ओके, देन एक और चीज होती है, जैसे तुम्हारे प्यूपिल्स जो रहते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं। प्यूपिल्स डायलेट मतलब बड़े हो जाते हैं प्यूपिल्स। ओके, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं, प्यूपिल्स क्या, जो तुम्हारे आंख में जो कलर्ड वाला पोर्शन रहता है ना उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो दैट वुड मीन कि जो तुम्हारा आंख है उसमें ज्यादा लाइट जा रही है, तो यू कैन सी मोर थिंग्स। ठीक है, तो आसपास अगर कुछ चीज है जिससे तुम मे बी उसको लड़ सकते हो उसके साथ, ठीक है, मे बी यू फाइंड एक बड़ा पत्थर या फिर कोई स्टिक जो बहुत शार्प है, अगर तुम ये कुछ ढूंढ लोगे तो ये ऑफकोर्स हेल्प होगी ना, तो इसके लिए तुम्हारी प्यूपिल्स भी डायलेट होती है। तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या। एंड बेसिकली ये पूरे इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में इन समरी बॉडी मोबिलाइजेस टू डील विद स्ट्रेस। बॉडी खुद को रेडी कर रही कि नहीं मुझे लड़ना है स्ट्रेस से, मुझे कुछ भी करके इसको ओवरकम करना। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव द रेजिस्टेंस स्टेज। जब अगर देखो अलार्म स्टेज में अगर स्ट्रेस सॉल्व हो गया तो वहीं पे खत्म हो गया, बट वो अगर वहां पे सॉल्व नहीं हुआ, इमीडिएटली ये वाला स्ट्रेस सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारा बॉडी चला जाता है रेजिस्टेंस स्टेज में। ठीक है, इसमें बेसिकली तुम्हारी बॉडी फिर अपने जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं ना उसको सब कंट्रीब्यूट कर देते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। तो इसके लिए तुम एग्जाम्पल ले लो एग्जाम सीजन का। यू हैव 6 एग्जाम्स मिनिमम जो तुम्हें देने पड़ेंगे, तो ये 6 एग्जाम का तुम क्या करोगे? वो 6 एग्जाम लेट्स से कि 2 हफ्ते के चल रहे हैं, तो ये पूरे 2 हफ्ते तुम्हें रोज स्कूल से वापस आके पढ़ना है, यू हैव टू गिव पेपर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, एक वीक लॉन्ग 2 वीक लॉन्ग स्ट्रेस है तुम्हारा। ठीक है, तो ये एक बार में सॉल्व हो जाता। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक टेस्ट रहता तो मे बी वो सिर्फ अलार्म स्टेज में सॉल्व हो जाता, बट सिंस ये 2 हफ्ते तक चल रहा है तो ये क्या है, थोड़ा एलोंगेटेड है, दिस इज थोड़ा सा क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक मतलब ज्यादा टाइम के लिए रहता है, अक्यूट मतलब छोटे टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो अक्यूट स्ट्रेस बोलूंगा तो कम टाइम के लिए, क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब ज्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट इज क्रॉनिक स्ट्रेस का, जो थोड़े लंबे टाइम चले। तो अभी ये 2 हफ्ते मेरे एग्जाम्स है, तो अभी मुझे रोज ही पढ़ना है, मुझे रोज ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो तुम्हारा बॉडी है इट नोज की स्ट्रेस से लड़ना तो है, तो इसके लिए तुम्हारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल के लेवल्स रहते हैं वो हाई रहते हैं। ठीक है, अभी वो क्या करते हैं, एनर्जी एंड अलर्टनेस। अभी ये एनर्जी कैसे वो लोग मेंटेन रखते हैं, वी ऑलरेडी सॉ कैसे, हार्ट रेट बढ़ा के रख के। ठीक है, अगर तुम्हारा हार्ट ओवर टाइम काम करे, हार्ट छोड़ो कोई भी चीज, तुम्हारा कोई भी मसल ज्यादा तुम काम करवाओगे तो वो एग्जॉस्ट होगा। इसके लिए हम लोग फिर सोते हैं, एंड वी हैव डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हमें कुछ अगर एक्सरसाइज भी करनी रहती है तो वी नीड टू गिव ब्रेक्स बिटवीन ना। तो उसी चीज को दिमाग में रखो। यहाँ पे कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, तुम्हारे हार्ट को पूरे टाइम एक्टिव रख रहा है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे हार्ट एग्जॉस्ट होगा। बट वो ऑफकोर्स रुक सकता है क्या, दिल? अगर दिल रुक जाएगा तो ये उल्टा है, तो द हार्ट कैन नेवर स्टॉप। तो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा लोड में काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है। ओके, इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बाहर से नॉर्मल दिखेगा पर्सन, बट अंदर उसके बॉडी में सब जितना भी उसकी अलर्टनेस है वो एकदम हाइटेंड है, उसका हार्ट बीट बहुत तेज है। ठीक है, एंड जो भी हम लोग अपना एनर्जी, ऑफकोर्स जैसे मैंने अभी बोला, तो इट कम्स एट अ कॉस्ट। अभी जैसे मैंने बोला कि हार्ट बहुत ज्यादा ओवरलोड में काम कर रहा है, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सन को। ठीक है, एंड देन जो ऐसे प्रोसेसेस रहते हैं जो नॉन एसेंशियल रहता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा इम्यून सिस्टम हो गया, अगर पूरे टाइम इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, इवन व्हेन यू डू नॉट हैव अ डिजीज,
तो कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो वो बॉडी क्या करती है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम का लेवल थोड़ा कम कर देती है कि ठीक है अभी थोड़ा इम्यून सिस्टम कम कर देता हूँ, मैं इस पे ज्यादा एनर्जी फोकस करूंगा ये जो स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता, दैट वुड मीन कि तुम्हें बहुत ज्यादा इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू बिकम प्रोन टू डिजीजेस। एंड वहां पे आता है हमारा एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज में वही, अगर स्ट्रेस क्रॉनिक रहता है ना, वो रेजिस्टेंस स्टेज के भी पास चला जाता है। इट वुड मीन कि हमारी बॉडी की जितनी भी रिसोर्सेज है वो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाता है। डिप्लीट मतलब खत्म हो जाते हैं वो पूरी तरीके से रिसोर्सेस। तो इसके ज्यादा आगे हम लोग स्ट्रेस कर ही नहीं पाते, और फिर क्या होता है, वी क्रैश। ठीक है, क्या हो जाएगा बेसिकली, तुम फिर उसके बाद कर ही नहीं पाओगे, तुम्हें बर्नआउट हो जाएगा, तुम एक बीमार पड़ जाओगे। तो होता है ना कितनी बार ऐसे, 2 हफ्ते का बहुत स्ट्रेसफुल एग्जाम था एंड देन उसके बाद तुम बीमार पड़ गए। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ था। ओके, क्योंकि मैं एकदम लास्ट मिनट वाला पढ़ने वाला था, तो पूरे 2 हफ्ते स्ट्रेस में रहता था मैं। एंड देन जैसे एग्जाम्स खत्म होते थे, देन फिर उसके बाद 2 दिन मुझे फीवर चढ़ जाता था। ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो इम्यूनिटी वीकन हो जाती है वहां पे। ओके, तो इलनेस, फटीग, बर्नआउट, ये सब के चांसेस बढ़ने लगते हैं। एंड जो तुम्हारा कॉर्टिसोल रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? सबसे पहले स्टिल अभी तक स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व तो हुआ नहीं है, ठीक है, बट जो तुम्हारा कॉर्टिसोल है वो और रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी खराब है। तो थोड़ा बहुत एनर्जी हैज टू गो टू द इम्यून सिस्टम टू। तो ये जो कॉर्टिसोल का रेगुलेशन रहता है वो बॉडी में वो इधर उधर हो जाता है कि इसको मुझे कम भी करना है लेकिन मुझे ज्यादा भी करना है। तो वो वाले चीज के चक्कर में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में। ठीक है, डायग्राम भी देखो एक बार। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, हम लोग कैसे कोप कर रहे हैं स्ट्रेस से बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अलार्म स्टेज में नॉर्मली चल रहा है, देन वी आइडेंटिफाई द स्ट्रेस हियर। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हम लोग जैसे डिप करना है, इससे पहले यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेस को। तो अभी ये डिप क्यों आ रहा है, यू आस्क। ये डिप आ रहा है क्योंकि सबसे पहले जब आएगा ना, तो हम लोग इमीडिएटली डील नहीं कर पाते स्ट्रेस से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको ही, इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलार्म स्टेज में एक थोड़ा सा डिप आता है, सिंस हम लोग इमीडिएटली उसके साथ कोप करना चालू नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा रहता, दैट वुड मीन कि जैसे ही हमने स्ट्रेस देखा वैसे ही हम लोग उससे अच्छे से कोप करने लगे। ऐसा नहीं होता ना। कितनी बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल तुम्हारे फैमिली में कोई सडन डेथ होगी, तो तुम क्या उससे एकदम उसी सेकंड से डील करने लग जाओगे, हाँ नहीं ऐसा तो होता है, ये जिंदगी का साइकिल है। ऐसा नहीं होता ना, पहले शॉक में चले जाओगे, ये सब हो जाता है। तो ये वाला डिप वही चीज का। देन उसके बाद हमारी बॉडी में सब हॉर्मोन्स रिलीज होता है, तो हमारा धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ता है एंड हम लोग जाते हैं रेजिस्टेंस स्टेज में। एट अ पॉइंट वी रीच द पीक रेजिस्टेंस स्टेज में, एंड देन वो धीरे धीरे करके फॉल करने लगता है एंड हमारे एग्जॉशन स्टेज में चला जाता है। तो जो हमारे इनिशियल रेजिस्टेंस था, ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल से भी कम हो जाता है, लेस देन नॉर्मल। सिंस हम लोग की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, तो और कोई स्ट्रेस आएगा तो फिर हम लोग खत्म ही हो जाएंगे कि अरे अब इससे कैसे डील करूं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस और आइडेंटिफाई इज, ठीक है, तो ये हमारा गैस मॉडल हो गया। देन वी मूव ऑन टू द सेकंड थ्योरी विच इज द कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। इसको दिया था रिचर्ड लजारस एंड सूजन फोकमैन ने। इसमें ना ये एक्चुअली थोड़ी बड़ी थ्योरी है, ये देखो। इसमें प्राइमरी अप्रेजल आता है, टेढ़ा टेढ़ा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ इतना, सॉरी। प्राइमरी अप्रेजल आता है, वापस टेढ़ा, ये क्या बात है, क्या एकदम सीधा बना होगा अभी। ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल, देन सेकेंडरी अप्रेजल, देन उसके आगे ये जो 2-3 चीज है ना, रीअप्रेजल, कोपिंग, ये हमें सिलेबस में नहीं। तो मैं सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अप्रेजल एंड प्राइमरी अप्रेजल बोल के रखा है, तो हम लोग उतना ही करेंगे। तुम्हें बोर्ड्स में भी सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। तो प्राइमरी अप्रेजल में क्या होता है, जब अगेन जो स्ट्रेसर आता है, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो, एनवायरमेंट है उसमें से जो स्ट्रेसर आया है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अवेयरनेस में आया हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिर कि ये जो भी स्ट्रेसर आया है वो कैसा है। ठीक है, क्या वो इररेलेवेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में इररेलेवेंट होती है। हाँ ठीक है, हो रहा है, होने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया, इररेलेवेंट। दूसरी चीज हम देखेंगे, क्या ये जो स्ट्रेसर आया है वो पॉजिटिव है क्या। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव स्ट्रेसर है तो हम लोग इससे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। ओके, जो तीसरी चीज हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली स्ट्रेसफुल है क्या।
कि मुझे इसकी टेंशन लेनी चाहिए क्या। ओके, तो अभी जब स्ट्रेसफुल है हम लोग ये डिटरमाइन कर लिए, हाँ ये स्ट्रेसफुल है, हम लोगों को इसकी थोड़ी टेंशन लेनी चाहिए, इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए। जब हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेसफुल है तो एक किस टाइप का स्ट्रेसफुल है, हार्म और लॉस। अगर जो स्ट्रेस आया वो इस चीज की वजह से आया कि जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, लेट्स से डेथ इन योर फैमिली या फिर डिवोर्स, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, इसको ठीक नहीं कर सकते, तो उससे हम लोग अलग वे में डील करेंगे। थ्रेट, कि आगे जाके कुछ हार्म और लॉस हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पोटेंशियली हार्म फ्यूचर में हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेट। चैलेंज होता है, जैसे हम लोग देखते हैं एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ और मास्टरी, डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, बट मैं इससे उभर के निकलूंगा। ठीक है, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा जॉब में तुम्हारा डिमोशन हो गया, इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सैलरी कम हुआ, ठीक है, मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा एंड देन फिर उसके बाद मैं वापस अपना प्रमोशन लेके उसी स्टेज पे, वरना उससे भी अच्छे वाले जॉब पे जाऊंगा। ठीक है, तो वो चैलेंज लेना हो गया। अब व्हेन प्राइमरी अप्रेजल इज डन, हमें पता चल गया कि वो किस चीज का है या फिर किस टाइप का है, कि वो हार्म लॉस है, थ्रेट है या चैलेंज है। उसके बाद वी गो ऑन टू सेकेंडरी अप्रेजल। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास कोपिंग के लिए क्या चीजें प्रेजेंट है, हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हम लोग वो देखेंगे। तो लेट्स से कि तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं स्ट्रेसफुल है क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, तो वो क्या हो गया, दैट इज ए चैलेंज, है ना, कि मैं पढ़ूंगा तो फिर मैं पास हो सकता हूँ, दैट इज ए चैलेंज। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे मेरे पास टाइम कितना बाकी है, मेरे पास सपोर्ट कितना बाकी है। तो अभी सपोर्ट कैसे हो गया, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या और कोई यूट्यूबर है मुझे पढ़ाने के लिए ताकि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ। मेरे पास पैसा कितना है अगर कुछ और प्रॉब्लम हुई तो, एंड देन फिर इवन योर ओन कॉन्फिडेंस, योर ओन सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें भी आ जाती है उसमें। ठीक है, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल। नाउ वी कम ऑन टू कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, और तुम्हें हर एक याद रखनी है, ठीक है। तो चार एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, एक्सटर्नल कॉजेज को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, नोन एज सिचुएशनल कॉजेज। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉजेज क्या रहते हैं, सबसे पहले एक मेजर लाइफ इवेंट्स की, एक बहुत मेजर लाइफ इवेंट है जैसे डिवोर्स, मैरिज, डेथ, ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रेस कॉज करती है। देन माइनर हैसल्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बट वो भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस करेंगे, जैसे ट्रैफिक जैम हो गया, लंबे लंबे क्यू बैंक में, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बट तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है। देन वर्क रिलेटेड कॉजेज, अगर डेडलाइन है कोई या फिर मुझे कुछ प्रेजेंटेशन देना, तो ये सब क्या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता है। देन फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास अगर बहुत ज्यादा नॉइज है, मैं एकदम कोई हाईवे के पास रहता हूँ या फिर मेन रोड के पास रहता हूँ, तो बहुत ज्यादा हॉर्न की आवाज आती है रात को, तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ। या फिर लेट्स से जिस जगह पे मैं गया वहाँ बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मेनी पीपल, क्या वो लोग ज्यादा लोग जब आसपास रहते हैं दे फील वेरी अनकंफर्टेबल, तो उनके लिए ये भी एक कॉज ऑफ स्ट्रेस होता है। हम वी कम टू डिपोजिशनल कॉजेज, डिपोजिशनल वरना इंटरनल कॉजेज, ठीक है। बेसिकली यहाँ का जो स्ट्रेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू। तो सबसे पहले पर्सनालिटी, हम लोगों ने ऑलरेडी पर्सनालिटी चैप्टर में फ्रीडमैन की टाइप थ्योरी देखी थी, है ना, वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, दैट वाज बेस्ड ऑफ रिसर्च डन ऑन हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो टाइप ए वाले लोग रहते हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। वो हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा इसके लिए क्योंकि वो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो इफ यू आर अ टाइप ए पर्सनालिटी तो तुम ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, विच लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी वो देखा कैसे होता है ना, हम लोगों ने वो देखा कि जब जो पूरा कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उससे बीपी हमारा बढ़ता है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो अभी यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, लेस स्ट्रेस हुआ तो जो हार्ट प्रॉब्लम्स रहती है वो कम रहती है। ठीक है, तो वो वाले लोग होते हैं टाइप बी, यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है। देन कोपिंग इन मेन वर्सेस विमेन, तो मेन एंड विमेन दोनों ना स्ट्रेस अलग वे में प्रोसेस करते हैं। मेन क्या करेंगे, वो लोग जो प्रॉब्लम है उसको अकेले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विमेन को अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो वो लोग, दिस इज, ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन ऐसे ही करेगा, ये मत बोलने लगना कि अरे आई एम अ विमेन, मैं प्रॉब्लम फोकस्ड और अलोन कोपिंग करती हूँ, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट एक कॉमन ट्रेंड देखा गया, दिस इज नॉट मी सेइंग दिस, आई बिलीव कि सब लोग अपने अपने वे में कोप करते हैं, तो ऐसे मतलब जनरलाइज स्टडीज से ये लिया गया है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम अ बुक ओनली है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। विमेन का क्या है, इमोशनल कोपिंग रहता है एंड ये लोग दूसरों के साथ दूसरों की हेल्प लेके करते हैं। तो दोनों में कुछ बुराई है क्या, नहीं, आई डोंट थिंक सो, दोनों जस्ट किसी के प्रेफरेंसेस है।
ठीक है, कि मैं अकेले इस चीज से कोप कर सकता हूँ, तो मैं दूसरे लोगों को जाके क्यों परेशान करूँ। एंड देन सम पीपल कैन थिंक कि अगर मैं दूसरे लोगों की हेल्प ले लूंगी या फिर हेल्प ले लूंगा तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस। ठीक है, दैट्स इट। देन एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी, अगर तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं नहीं चलो अच्छी चीजें होंगी, हम लोग इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, तो वो क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो तुम्हें जो स्ट्रेस रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। नेगेटिव एटीट्यूड कि अरे वो वाले लोग रहते हैं ना, दोज पीपल हु ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट, तो क्या हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड हो गया, तो दे फील हेल्पलेस, अरे होना ही था, ये मुझे पता ही था ऐसा ही होता है, क्या करूँ, लाइफ इज अनफेयर टू मी, तो ये क्या हो गया, दैट इज ए नेगेटिव एटीट्यूड। तो ये लोग स्ट्रेस से थोड़ा गंदा वे में कोप करते हैं, है ना, इनका जो कोपिंग रहता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के जितना अच्छा नहीं होता। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है ना, एक एक टिप दे दो तुम लोगों को, ठीक है, एक कोई चैप्टर है तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, है ना, बहुत लेंदी चैप्टर है, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेट्स से पर्सनालिटी, तुम खुद को बोलते रहो कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि देखो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर तुम अंडरस्टैंड करोगे ना तो निकल जाएगा। बट अगर तुम्हें करना ही नहीं है, लेट्स से तुम्हें साइकोलॉजी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुमने ले लिया, अभी कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो ठीक है, फिर समझता है, तो फिर जस्ट खुद को बोलते रहो कि ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। अगर तुम खुद को कन्विंस कर लोगे ना ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, थोड़ा सा खुद को गैसलाइट करो यहाँ पे, या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बोलेंगे इसको, ठीक है, कि जितना भी जो भी मेरी तरफ फेंकोगे मैं ले लूंगा। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला एटीट्यूड के साथ चलोगे तो तुम वो पर्सनालिटी वाला चैप्टर भी अच्छे से कर पाओगे। देन वी कम टू ट्रेट्स, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज, अच्छा वो वाला तुमने देखा है, एक ग्लास है, ओके, इसमें मैं आधे में पानी भर देता हूँ, ओके, ये मैंने यहाँ पे पानी भर दिया, तो इज दिस ग्लास हाफ फुल या फिर हाफ एम्प्टी। तो ऑप्टिमिस्टिक लोग बोलेंगे कि हाफ फुल है, तो लोग क्या देख रहे हैं कि जितना उनके पास है उसमें वो लोग खुश हो रहे हैं। ठीक है, दीज पीपल फोकस ऑन सोल्यूशंस, वो लोग अपना होप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बट पेसिमिस्टिक लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आधा एम्प्टी ग्लास है, एम्प्टी क्यों है? ठीक है, बेसिकली द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, तो ये लोग प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगेन यू कैन सी कि ये लोग स्ट्रेस से बेटर कोप करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक लोग, एंड पेसिमिस्टिक लोग थोड़ा वर्स कोप करेंगे। देन वी मूव ऑन टू थोड़े डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? अगर तुम्हें कुछ चीज करनी है तुम नहीं कर पा रहे हो, उससे तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है, कंसिडर करो कि तुम्हें कुछ चैप्टर पढ़ना है, ओके, बट घर पे बहुत आवाज हो रही है, तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कल एग्जाम है बट तुम पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या तुम फ्रस्ट्रेट होगे ना कि कितनी आवाज करते रहते मेरे घर वाले लोग, क्या है ये, मुझे पढ़ने नहीं देते, तो उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर इफ यू हैव सोशियोलॉजी तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स का पढ़ के रखा है इन ग्रेड 11। बट बेसिकली तुम अगर कॉन्फ्लिक्ट समझोगे ना, तो दो चॉइसेस, वरना दो तुम्हारे गोल्स या फिर दो डिजायर्स या फिर दो तुम्हारे पास बेसिकली ऑप्शंस है, एंड तुम उन दोनों में चूज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, लेट्स से कि तुम्हारे पास, तुम दो यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट हुए, एक यूनिवर्सिटी यूके में या फिर यूएस में, ठीक है, और बहुत महंगा है बट बहुत अच्छा पढ़ाई है। ओके, एक वाली यूनिवर्सिटी इंडिया में, ओके, उसका थोड़ा मॉडरेट लेवल का पढ़ाई है, स्टिल डिसेंट है, डिसेंट लेवल का पढ़ाई है, बट उसका फीस कम है, तो तुम किस में जाओगे? ठीक है, तुम दोनों अफोर्ड कर सकते हो, बट उसमें तुम बेरली अफोर्ड कर रहे हो, यहाँ पे तुम थोड़ा ज्यादा बेटर जी पाओगे। ठीक है, तो वही वाली चीज तुम जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो दोनों के बीच में, उसी का हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। देन आता है प्रेशर। जैसे किसी के हाई एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पेरेंट्स वांट यू टू स्कोर वेल, ऐसा कुछ, तो उसको ही बोलते हैं प्रेशर। नाउ वी कम टू अनदर थ्योरी, लोकस ऑफ कंट्रोल। ये थ्योरी जैसे पढ़ा रहा हूँ, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कॉजेज ओनली। ठीक है, अगर इंटरनल कॉजेज पूछे तो तुम लोकस ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो। दिस वाज गिवन बाय जूलियन रॉटर इन 1954। इसमें आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अभी तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि तुम्हारा इन दोनों में से क्या है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन आंसर करके। अगर तुम्हारा टेस्ट कोई गंदा गया तो ये किसकी गलती है? ऑप्शन वन है कि तुमने पढ़ा नहीं तो तुम्हारी गलती है। ऑप्शन टू है मोस्ट लाइकली जो टीचर है उनने गंदी चेकिंग की होगी, या फिर पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके, जो तुम्हारा लास्ट टेस्ट था जिसमें तुम्हें कम मार्क्स आए, इन दोनों में से तुमने कौन सा बहाना दिया था? अगर तुमने फर्स्ट ऑप्शन वाला बहाना दिया था
कि बेसिकली जो मैं हूं ये मेरी गलती है, मैं ढंग से पढ़ा नहीं। दैट मीन्स कि तुम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आते हो। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पीपल बिलीव कि जितने भी एक्शंस है, आउटकम्स है, ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ओके मैं अपनी लाइफ कंट्रोल करता हूँ या मैं अपनी लाइफ कंट्रोल करती हूँ। अगर मैं पढ़ के जाऊंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं नहीं पढ़ के जाऊंगी तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इज ऑप्शन 2। ये लोग बोलेंगे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, या फिर दे बिलीव, वो बहाना नहीं होगा, दे ट्रूली बिलीव ऐसा, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल उनकी गाड़ी ठुक गई तो बोलेंगे कि अरे मेरा आज लक खराब था, आज मुझे पता था ऐसा होने वाला है कुछ। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग खुद की ड्राइविंग पे ब्लेम कर रहे हैं क्या? नहीं, कि मैं मे बी बेटर देख सकता था। वो इस पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, लक, कर्मा की वजह से हुआ। ठीक है, ये सब चीजें क्या, व्हेन पीपल बिलीव कि जो भी उनके ऊपर एक्शन हो रहे हैं, आउटकम्स जो हो रहे हैं, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम बट ऑन अदर फैक्टर्स विच दे कैन नॉट कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट वुड मीन कि उनको जो भी स्ट्रेस आ रहा है उनको झेलना ही पड़ेगा, तो दैट मीन्स उनका जो कोपिंग है विद स्ट्रेस वो गंदा हो जाता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वालों का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट रहता है, जो स्ट्रेस के साथ कोपिंग रहता है, वो बेटर रहता है। सिंस दे बिलीव कि अच्छा मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मेरी वजह से और मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले बोलेंगे मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब बाहर से क्रिएटेड है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। जो तुम्हारा हेल्थ है उस पर क्या इफेक्ट आता है वो देखेंगे। तो इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, वी ऑलरेडी सॉ, वीकन हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी डिजीजेस बढ़ जाती है। देन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज बेसिकली हाई बीपी। हाई बीपी कैसे होता है, हम लोगों ने देखा जब हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना। तो वही हार्ट रेट क्यों बढ़ रही है, सिंस स्ट्रेस है तो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल रिलीज हुआ है तुम्हारे बॉडी में, इसके लिए तुम्हें हाइपरटेंशन हो रहा है। देन हार्ट प्रॉब्लम, सिंस तुम्हारा हार्ट ओवर टाइम में काम कर रहा है तो हार्ट एग्जॉस्ट हो जाता है बट वो रुक नहीं सकता, है ना। इसकी वजह से बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज वरना हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन आता है अल्सर्स, जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब जो तुम्हारे स्टमक में एसिड रहता है ना टू डाइजेस्ट फूड, उसको भी स्टिम्युलेट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। तो अगर एसिड तुम्हारे पेट में बढ़ रहा है तो तुम्हें अल्सर्स हो सकते हैं अलग अलग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से। देन डायबिटीज, जो तुम्हारे स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से क्या होता है ना, सिंस यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी एज वी सो, उसी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एनर्जी के लिए यू ऑल्सो नीड ग्लूकोज। अगर तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो, कुछ फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत देर कुछ खेले बाहर धूप में जाके, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो पीपल यूजुअली गिव यू ग्लूकोज पीने के लिए, है ना। तो ये ग्लूकोज हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है बॉडी एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो तुम्हारे ब्लड, जो तुम्हारे ब्लड में रहता है उसमें ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है। अगर तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज क्या, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर, तो दैट मीन्स तुम्हारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। ब्लड शुगर लेवल हाई होना मतलब कि तुम्हें डायबिटीज है। देन एस्थमा, एस्थमा भी हो सकता है। अगर तुम्हें ऑलरेडी एस्थमा है तो वो वर्सन हो सकता है, वरना अगर तुम्हें थोड़े भी टेंडेंसीज है तो वो ट्रिगर हो सकता है। वाई, क्योंकि जो तुम्हारा बॉडी है वो भी एकदम टेंस हो जाता है स्ट्रेस में। ठीक है, इसके लिए हम लोग मसाज करते हैं ताकि हम लोग रिलैक्स कर पाए बॉडी को। जो तुम्हारे मसल्स रहता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, तो जो तुम्हारे लंग्स वाले मसल्स रहते हैं वो भी टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली चीज से होता है। देन तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न्स भी इफेक्ट होता है उससे, इसके लिए एस्थमा बढ़ सकता है वरना वर्सन हो सकता है। नाउ वी हैव यर्क्स डॉटसन लॉ। ये तुम्हें एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, तुम्हें लिखा हुआ है इन्वर्टेड यू कर्व वरना अपसाइड डाउन यू कर्व। ठीक है, ये दोनों, लेकिन जो अपसाइड डाउन यू कर्व है वो इसी लॉ पे काम करता है। अभी इसको समझने के लिए ना तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। कैसे, इन ग्रेड 11 ना वी हैड मोटिवेशन वाला चैप्टर, उसमें वी हैड अराउजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये सेम डायग्राम है, तुम देखो सेम डायग्राम है। हम लोग यहाँ पे भी अराउजल एंड परफॉर्मेंस की ही बात कर रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछे ना स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशन क्या है, तो तुम्हें ये चीज लिखनी है जो ये यर्क्स डॉटसन लॉ वाला एक्सप्लेनेशन है, अपसाइड डाउन यू कर्व। अगेन तुम्हें ये भी ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत ईजी है। सिर्फ इतना याद रखो कि ये टच नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है उस पर कभी भी टच नहीं होते ये, देखो। ओके, ये बेल कर्व है, ये टच नहीं होता है कभी भी। नाउ अब देखते हैं लॉ एक्चुअली बोलता क्या। लॉ बोलता है कि जो परफॉर्मेंस रहता है ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इम्प्रूव्स जब अराउजल एक ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचता है।
जब बेस्ट रहता है दैट मीन्स कि अराउजल इज एट एन ऑप्टिमम पॉइंट। तो अभी हम लोग वही समझने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। इन्वर्टेड यू कर्व क्या बताता है स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप। तो लो अराउजल इज पुअर परफॉर्मेंस, मॉडरेट या ऑप्टिमम अराउजल इज बेस्ट परफॉर्मेंस, हाई अराउजल इज पुअर परफॉर्मेंस। अभी इसको समझना कैसे ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब ऐसे कुछ प्रॉपर रिसर्च पेपर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसे ही मैंने अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले अब मैं तुमसे भी पूछता हूँ, देन मैं बताता हूँ क्या होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी मुझे बताओ 2+2 क्या होता है? 2+2 4 होता है। नेक्स्ट ये मुझे बताओ कि लेट्स से 17 × 12 क्या होता है, ठीक है। एंड फिर मुझे ये बताओ कि 1397 × 3339 ये क्या होता है? ओके अभी मैंने ये तीनों क्वेश्चंस पूछे। जब मैंने ये वाले क्वेश्चंस अपने 10 फ्रेंड्स को पूछे थे ना, मुझे क्या आंसर्स आए थे मैं बताता हूँ। आई थिंक 5 और 6 पीपल सेड 2+2 = 4। 2+2 = 4। बाकी लोगों ने मुझे बोला 2+2 = 5। ऐसा क्यों? ऑफकोर्स 2+2 = 4 सबको पता है। तो जब ये 2+2 = 5 बोल रहे दैट मीन्स कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे कि नहीं, ठीक है। दे डू नॉट केयर, वो मस्ती में बोल दे रहे हाँ 2+2 5 होता है, 2+2 5 होता है। इसी के चक्कर में क्या हो रहा है, ये क्या परफॉर्मेंस हमारा यहाँ रिड्यूस हो जा रहा है सिंस वी आर नॉट गिविंग द करेक्ट आंसर। अब मैंने जो तुमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा वो मैंने पूछा था 17 × 12 क्या होता है। इसमें 8 आउट ऑफ माई 10 फ्रेंड्स गिव द करेक्ट आंसर विच इज 204 आई थिंक। हाँ 204 होगा, 170 + 34, ठीक है। 204 मोस्ट लोगों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया। जो दो लोगों ने गलत आंसर दिया ना, वो भी मुझे 201 202 206 ऐसा कुछ बोले थे। देवर क्लोज, उनका सिर्फ क्या हो गया कैलकुलेशन एरर हुआ। बट एटलीस्ट इन लोगों ने क्या किया, दे एक्चुअली ट्राइड एंड इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। नाउ व्हेन आई आस्क्ड यू, वो जो बड़ा नंबर 1200 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 3339 है ना, ये क्या हो गया? दिस इज समथिंग कि मोस्ट पीपल को एटलीस्ट लगेगा क्या, मोस्ट पीपल को लगेगा एक पेन पेपर कैलकुलेटर ऐसा कुछ मन में बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेस है प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो बहुत ज्यादा है। तो डीमोटिवेट होके किसी ने सॉल्व ही नहीं किया कि अरे ये कौन करेगा, है ना। तो इसके लिए फिर वो लोग छोड़ देते। ये वाली चीज को ध्यान में रखो। इवन मे बी सम ऑफ यू डिड द सेम थिंग। ओके तुम लोगों ने भी कितनों ने 2+2 = 5 बोला होगा, आई डोंट नो। तुम ये मे बी अपने खुद के फ्रेंड्स पे भी ट्राई करके देखो एंड यू रियलाइज कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो लो अराउजल वी सॉ कि 2+2 = 5 बोल रहे, क्यों? क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर केयरलेस। उनके पास कुछ मोटिवेशन नहीं है ये बोलने का करेक्ट आंसर, है ना। तो इसके लिए वो लोग 2+2 = 5 बोल रहे हैं, उनका आंसर गलत आ रहा है। देन मॉडरेट और ऑप्टिमम अराउजल, जब इनको मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब यू विल हैव टू थिंक फॉर एटलीस्ट 1 or 2 seconds बिफोर सेइंग द आंसर, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि वो लोग सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। तो वो लोग क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं एंड फोकस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस लेवल दिया है मैंने इनको, जो प्रॉब्लम से इनको स्ट्रेस हो रही है दैट इज मैनेजेबल। हाँ 17 × 12 में दिमाग में कर सकते हो, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हो क्या जा रहा है। ओके देन हाई अराउजल, जहाँ पे जो हाई स्ट्रेस रहता है इसके चक्कर में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, करते ही नहीं है। ओके इसी चीज को तुम यहाँ पे भी देख लो। जब अराउजल रहता है वो वीक रहता है तो परफॉर्मेंस भी वीक रहता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी सी हियर। जब ऑप्टिमम अराउजल पे पहुंचते हैं तो परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग हो जाता है, एंड जब स्ट्रेस हाई रहता है तो वापस जो परफॉर्मेंस है वो गिरने लगती है, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके देन वी मूव ऑन टू डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें तुम्हें 3 टाइप के स्ट्रेस दिखे रखे, सब डेफिनेशन समझ लो एंड एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रेस, जो हमारा अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को बर्बाद करता है। तो अगर तुम्हें पढ़ना है एंड तुम्हें बार बार कॉल आ रहा है अपने दोस्त का, तो क्या हो गया, दैट इज ए डिस्ट्रैक्टिंग स्ट्रेस। जो तुम्हारा एक्चुअल गोल है उस पर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, उस पर अपना फुल अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। ओके देन या फिर इससे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा कि तुम पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हें बार बार ये याद आ रहा है कि अरे उसका मैसेज आया है कि नहीं, वो कब से मैंने रेड पे छोड़ के रखा है, मुझे डिलीवर्ड पे छोड़ के रखा है, ठीक है। वो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। देन कम्स माइल्ड स्ट्रेस, ये ऐसा स्ट्रेस है जो बहुत कम है, एज वी सॉ हियर, है ना। स्ट्रेस बहुत कम है, तो अगेन सिंस स्ट्रेस बहुत कम है तो हमारा जो अराउजल लेवल है वो लो है। इसके लिए अगेन द पर्सन बिकम्स लेजी, केयरलेस, अनमोटिवेटेड,
ठीक है, तो ये माइल्ड स्ट्रेस होता है। देन प्रोलॉन्ग स्ट्रेस को हम लोग एक और चीज बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, जब बहुत देर तक रहती है। वी सी की एग्जॉशन हो जाता है, इट लीड्स टू बर्न आउट एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आता है हमारे हेल्थ पे। अब देखते हैं बर्नआउट क्या होता है। तुम्हें स्पेसिफिकली एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में देके रखा है वर्क रिलेटेड बर्नआउट क्या होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड तुम केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बर्नआउट का डेफिनेशन क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल एग्जॉशन जो क्रॉनिक स्ट्रेस से होता है। बहुत टाइम तक तुम स्ट्रेस के अंदर हो, ठीक है, कि मुझे नहीं, मुझे अभी पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। बोर्ड्स के टाइम जैसे तुम्हें एक महीना कंटिन्यूस पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर एट वर्क में भी तुम्हें बहुत सारे, लेट्स से कि एक डेडलाइन है, तुम्हें बहुत सारा काम बाकी है, तो तुम कंटिन्यूसली सिर्फ काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? बर्नआउट हो सकता है। ओके, तो बर्नआउट के फीचर्स वरना सिम्टम्स क्या होता है या फिर इफेक्ट्स क्या होता है? सबसे पहले तो इमोशनल एग्जॉशन, रिलेशनशिप्स में उनको ज्यादा फिर वो रिलेशनशिप्स वीकन होने लगता है। ओके, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाता है, मे बी तुम अपने मम्मी पापा पे गुस्सा निकाल रहे हो, अपने स्पाउस पे गुस्सा निकाल रहे हो, है ना। सिंस मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन भी है, तो तुम्हें कुछ और करने का मन ही नहीं हो रहा है, सिर्फ पड़े हुए अपने बेड में पूरे टाइम। डीपर्सनलाइजेशन एंड डिटैचमेंट, जो तुम्हारा एक्चुअल गोल्स है, तुम फिर उससे थोड़े डिस्टेंट हो जाते हो कि ठीक है यार, बाहर में जाए, मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी सिर्फ रेस्ट करना है। ऐसा वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट, अगेन सिंस वो वाला एटीट्यूड है कि ठीक है जो भी है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो जो तुम्हारा पर्सनल अकम्पलिशमेंट वाला रहता है कि मुझे और पैसा कमाना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, ये सब चीजें भी चली जाती हैं। ओके, देन हम लोग जाएंगे कोपिंग स्ट्रैटेजीज में। तो स्ट्रेस हो रहा है ना, तो इससे कोप भी करते लोग। तो देर आर इधर इनइफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज और इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज। इफेक्टिव मतलब हेल्दी वे में कोई अपने स्ट्रेस के साथ डील कर रहा है, इनइफेक्टिव मतलब अनहेल्दी वे में डील कर रहा है। ठीक है, इससे क्या तुम्हारे फ्यूचर में जाके या फिर तुम्हारे साइकोलॉजिकली तुम पे कोई हार्म हो सकता है इससे। ठीक है, या फिर तुम्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इनइफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज में वी हैव डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉइडियन साइकोलॉजी वरना साइको एनालिसिस। ओके, ये अनकॉन्शियस से रिलेटेड रहता है। बेसिकली जो तुम्हारा ईगो रहता है, पर्सनालिटी चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है ना, तो जो तुम्हारा ईगो रहता है वो स्ट्रेस से डील करने के लिए अलग अलग अनकॉन्शियस मेथड्स अपनाता है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा, बट तुम अनकॉन्शियसली स्ट्रेस से अनहेल्दी वे में कोप कर रहे हो। अभी वही देखते हैं वो सारे क्या होता है। सबसे पहला आता है रैशनलाइजेशन। इसमें क्या रहता है, जो जो पर्सन रहता है ना, दैट पर्सन गिव सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर देयर बिहेवियर या फिर किसी और का बिहेवियर या फिर कुछ फेलियर हुआ तो। ठीक है, जैसे कि उसे तुम कोई एग्जाम में फेल हो गए, है ना, तो तुम क्या बोल दोगे कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, या फिर जो चेकिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। ठीक है, इवन इन ये सबसे ज्यादा देखा जाता है स्पेशली इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जहाँ पे दूसरा वाला कंटिन्यूसली तुम्हें गलत वे में ट्रीट कर रहा है, बट लेट्स से कि उसका चाइल्डहुड बुरा था, तो यू आर सेइंग कि अरे उसका चाइल्डहुड बुरा था, उसको इससे अच्छे वे में किसी और से बात करना नहीं आता, है ना, ऐसा तुम कुछ सोच रहे हो। तो ये क्या कर रहे हो? यू आर रैशनलाइजिंग, यू आर गिविंग रीजंस टू अदर पीपल्स अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। ओके, देन आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है कि अपने खुद के फीलिंग्स, अपने ओन थॉट्स जो अनएक्सेप्टेबल होते हैं उसको किसी और पे डाल देना। लेट्स से कि तुम गुस्सा हो, तुम इरिटेटेड हो, तो तुम्हारा कोई दोस्त आया तुम्हारे पास और वो तुम्हें बोल रहा है कि अरे इतना इरिटेटेड क्यों, इतना गुस्सा क्यों घूम रहा है, शांत हो जाओ। तो तुम उसको बोल रहे हो मैं इरिटेटेड, तू कितना गुस्सा हो रहा है मेरे पे, तू इतना आवाज उठा के मेरे से क्यों बात कर रहा है, इवन दो दैट पर्सन वॉज नॉट डूइंग इट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? प्रोजेक्शन। देन आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या रहता है? बेसिकली जो एक्चुअल उनके फीलिंग्स रहते हैं, एक्चुअल थॉट्स रहते हैं, उसके ऑपोजिट वे में वो लोग बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। ओके, तो कंसिडर करो फॉर एग्जाम्पल कि यू रियली आर जेलस ऑफ समबडी, या फिर उसको बहुत ज्यादा हेट करते हो, और उसको तुम बहुत ज्यादा होके जाके फ्रेंडली हो रहे हो। ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने, है ना, मे बी सम ऑफ यू ऑल्सो डू इट, मत करा करो बट होते हैं ऐसे लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अपना एक्चुअल फीलिंग है ऑफ जेलेसी उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं विथ फ्रेंडलीनेस, एंड जाके वो लोग मस्त दोस्त वोस्त बनने का ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? रिएक्शन फॉर्मेशन। देन आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या रहता है, जब तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, तो वो स्ट्रेस से तुम इमेच्योर या फिर चाइल्ड लाइक बिहेवियर के साथ उसको कोप करने का बेसिकली अटेम्प्ट करते हो। कि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया, लेट्स से कि तुम्हारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया कि तुमको झगड़ा हो रहा है तुम लोगों के बीच में, तो दैट झगड़ा इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इन योर माइंड।
तो तुम बहुत ज्यादा इमेच्योर वे में एक्ट करते हो, या फिर जो तुम्हारा पार्टनर है वो बहुत ज्यादा इमेच्योर वे में एक्ट करता है, वो टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है, ठीक है, टैंट्रम्स आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, टैंट्रम्स कौन, बच्चे थ्रो करते हैं ना, तो ये चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो गया। देन आता है रिप्रेशन। इसमें बेसिकली जो अनएक्सेप्टेबल बिलीफ है या फिर कुछ भी पेनफुल मेमोरी है, उसको जो अपना कॉन्शियस अवेयरनेस है उससे दूर पुश अवे कर देते, बेसिकली उसको अपने दिमाग में दबा देते कि नहीं इसके बारे में नहीं सोचना, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। देन आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली, लेट्स से कि तुम्हारे बॉस ने तुम पे चिल्लाया, ओके, तुम्हारे बॉस ने तुम पे चिल्ला दिया, अभी घर पे आके तुम अपने बच्चों पे चिल्ला रहे हो, इज दैट राइट? नहीं ना, तो ये अनहेल्दी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली तुम्हारा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है विद योर बॉस, वो एक्चुअल रियल सोर्स है, तो तुम्हें उन पे चिल्लाना चाहिए, बट तुम ऑफकोर्स बॉस पे नहीं चिल्ला सकते वरना और नौकरी से निकाल देगा। तो रियल सोर्स से तुम एक सेफर टारगेट पे शिफ्ट कर रहे हो, अपने बच्चे पे चिल्ला रहे हो, बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है, तो तुम उन पे चिल्ला रहे हो। अगेन गलत है बट लोग करते हैं। देन आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस रहते हैं दिमाग में, कि जैसे बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बॉस पे जैसे, ठीक है, तो उसको एक्सेप्टेबल वे में एक्सप्रेस करना। तो लेट्स से कि तुम अपने बॉस को कोई गेम खेलने बुलाया, तो फुटबॉल खेलने बुलाया और फिर बॉस को फाउल वाउल कर रहे हो, तो तुम क्या बोल सकते हो, अरे मैं सिर्फ कंपेटिटिव हूँ इसके लिए, ऐसे मैं थोड़ा अग्रेसिवली खेलता हूँ। तो ये क्या हो गया, दैट बिकम्स अ सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। बट जो एक्चुअल तुम्हारे दिमाग में जो इम्पल्स है, जो गुस्सा है बॉस के खिलाफ, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। देन आती है इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। दीज आर थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। तो सबसे पहला है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करना, हार्ट रेट कम करना, मसल टेंशन कम करना, है ना, तो ये क्या होता है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। देन आता है बायो फीडबैक। तो बायो फीडबैक में बेसिकली क्या रहेगा ना, जो तुम्हारा बॉडी, एज वी सॉ कि हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ओके, तो ये वाला तुम कंसिडर करो कि वेन एवर यू गेट अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो तुम्हें पैनिक अटैक आता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो योर स्मार्ट वॉचेस वो ये सब अब डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो वो जो स्मार्ट वॉच है उसने डिटेक्ट किया, बोला कि तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, काम डाउन, तो वो तुम्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया यहाँ पे, एक स्मार्ट वॉच होगी, उससे तुम फीडबैक ले रहे हो, एंड देन अपना फिर स्ट्रेस कंट्रोल करना सीख रहे हो कि नहीं मुझे इतना ज्यादा, इतना जल्दी स्ट्रेस आउट नहीं होना है, एवरीथिंग इज फाइन, मैं इससे डील कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, देन आता है मसाज। एज आई ऑलरेडी सेड, हम लोगों ने देखा जो हमारे मसल्स रहते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब फर्म हो जाते हैं, है ना। अभी इसको थोड़ा सा जो टेंशन है उसको रिलीज करना रहता है, उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, थ्रू मसाज। तो मसाज क्या करता है बेसिकली, मतलब हमारे बॉडी में सर्कुलेशन भी बढ़ा देता है, जो टेंस रहता है, टेंशन रहता है मसल्स में, वो टेंशन भी कम कर देता है। देन कम्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये एक्चुअली ना, एक चीज बताऊंगा, ये तुम्हें डायरेक्टली नेम द फॉलोइंग जैसे में कुछ पूछ सकते हैं वन लाइन वाले में, कि व्हाट इज द मेथड इन विच डिफरेंट मसल ग्रुप्स आर टेंस्ड एंड रिलैक्स्ड वन बाय वन। तो तुम्हें नाम लिखना रहेगा, तो तुम्हें ये सब नाम याद करके जाना, ठीक है, हर एक के। इवन ये अभी आगे जाके देखेंगे ना, हम लोग को यहाँ 12-13 देके रखे, इन सबके तुम्हें नाम याद करके जाना। ओके, देन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में बेसिकली जो अलग अलग मसल ग्रुप्स रहते हैं इनको एक एक करके रिलैक्स करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें बोला कि सबसे पहले अपने आर्म्स रिलैक्स करो, देन उसके बाद अपना माउथ रिलैक्स करो, अपना टंग रिलैक्स करो, ऐसे एक एक करके तुम्हारे जितने भी मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे करके पूरा रिलैक्स हो जाए। ओके, देन कम्स मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो, बेसिकली इट्स ए मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक, जहाँ पे तुम अंदर फोकस कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड, वो सब भुलाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। ओके, देन आता है योगा। योगा क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यूज्ड टू ब्रिंग बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अभी योगा के अंदर ना, यू हैव 5 थिंग्स जिनके तुम्हें सिर्फ डेफिनेशंस करना है। ओके, सबसे पहली चीज वी हैव इज कॉल्ड यमा। यमा क्या होता है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योगा ओनली, ठीक है। तो यमा इज मॉरल रिस्ट्रेंट्स और रूल्स ऑफ सोशल कंडक्ट, ठीक है। तो इसके तुम एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हमारा नॉन वायलेंस या फिर ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ये क्या मॉरल रिस्ट्रेंट्स है कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कि देन आता है नियमा, दीज आर पर्सनल डिसिप्लिन एंड रूल्स ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन। तो इसमें जैसे क्लेनलीनेस, या फिर मैं रोज पढ़ूंगा, रोज नहाऊंगा, ये सब चीजें नियमा में आती है।
देन आसना, आसना तो नॉर्मल है, जैसे पद्मासना या फिर मेरा फेवरेट शवासना। ओके, तो ये सब आसनास होते हैं, दीज आर फिजिकल पोस्चर्स प्रैक्टिस इन योगा। देन कम्स प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? दिस इज कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, तो मे बी आई थिंक ये कौन सी मूवी, इट वॉज थ्री इडियट्स आई बिलीव, है ना, जहाँ पे वो राजू रस्तोगी अपने घर से निकल रहा रहता है एंड ही फॉरगेट्स हिज पैंट्स, तो उसकी वाइफ उस टाइम वही करती रहती है। तो मे बी हैव सीन वन ऑफ योर एल्डर्स डू इट घर पे, या फिर किसी और को जानते होगे, अनुलोम विलोम, है ना, वो करते, तो दैट इज प्राणायाम का पार्ट। देन आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या होता है? दिस इज बेसिकली मेडिटेशन करते हैं ना, उस टाइम ये करते हैं हम लोग। दिस इज जब बेसिकली दिस इज विड्रॉल ऑफ सेंसेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स। ठीक है, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ अंदर खुद के कंसंट्रेशन पे फोकस करना है। ठीक है, तो क्लोजिंग द आईज एंड इग्नोरिंग आउटसाइड नॉइज ड्यूरिंग मेडिटेशन, वो एक एग्जांपल है इसका। ओके, देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल ना कोई भी स्ट्रेस का केस स्टडी दे, तो इसमें तुम्हें ये सब चीजें पूछ सकते हैं कि ये वाला पर्सन है, इसको इतना सारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का है, एंड देन इसको थोड़े मेथड्स दो कि ये स्ट्रेस से डील कैसे कर सकता है या फिर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीजें इसके लिए तुम्हें सबके नाम याद रखना। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? मेंटेनिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सबसे पहला मेथड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है, देन हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, हमारा फिटनेस बढ़ता है क्योंकि हमारी एनर्जी ज्यादा रहती है। देन डाइटिंग, एक बैलेंस डाइट अगर रहेगा, अगर लोग हेल्दी खाएंगे तो ये अगेन एनर्जी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। देन सेल्फ केयर, खुद के ऊपर अगर तुम अटेंशन दोगे ना, तो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस। देन लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स कैसे हो गई? फॉर एग्जाम्पल तुम ले लो एक इंपॉर्टेंट वाला जो तुम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो इन योर केस स्टडीज, विच इज टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड हुआ तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है ना, तो एबिलिटीज दैट बेसिकली हेल्प अ पर्सन डील इफेक्टिवली विद डेली डिमांड्स एंड चैलेंजेस, तो टाइम मैनेजमेंट एंड ऐसे और भी बहुत सारे लाइफ स्किल्स रहते हैं। देन कम्स असर्टिवनेस। असर्टिवनेस बेसिकली क्या रहता है ना, अपने खुद के नीड्स, ओपिनियंस, जैसे कि अगर देखो कि एक पर्सन है, उसको लेट्स से कि, हाँ देखो एक ये वाला एग्जांपल लो कि एक फ्रेंड ग्रुप है, 5 लोग है उसमें, एक पर्सन को पिज्जा खाना बिल्कुल नहीं पसंद, बट बाकी चारों को खाना है, तो ठीक है वो मान के चले जाता है और वो कुछ बोलता नहीं, वो खुद को फोर्स करके खा लेता है, तो ये क्या हो जाता है? दिस इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन देयर माइंड कि अरे मुझे खाना नहीं है बट तब भी खाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्टिव लोग क्या करेंगे? वो अपने जितने भी नीड है, कुछ ओपिनियन है, फीलिंग है, वो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वाइल बीइंग रिस्पेक्टफुल, किसी पे थोपना नहीं है, जस्ट रिस्पेक्टफुली, अरे मुझे पिज्जा नहीं खाना, एक काम करो तुम लोग खा लो, मैं कुछ और खा लूंगा, ऐसा कुछ। ओके, देन आता है रैशनल थिंकिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस इससे भी आ सकता है जब लोग रैशनली नहीं सोचते हैं, जब मे बी लोग ज्यादा अपने इमोशंस पे डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर कुछ प्रूफ नहीं है ऐसी सोच रहे, है ना, उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। स्पेशली इन, तुम देखोगे नॉर्मल रिलेशंस, मैं सिर्फ रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इवन बिटवीन फ्रेंड, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है ना, विदाउट प्रूफ वो कुछ भी मान लिए, तो वहां पे क्या रैशनल थिंकिंग नहीं हो रही है। Then improving relationships, if you are improving your social relationships, your emotional relationships, तो यहाँ पे you feel that you basically have some kind of support, है ना, अगर तुम्हें कोई स्ट्रेस हो रहा है, तुम्हारे वर्क पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो यू कैन गो टू योर स्पाउस, योर मम्मी पापा, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एंड उनसे जाके बात कर सकते हो। वही वाला पार्ट ऑल्सो कम्स इन सोशल सपोर्ट। ठीक है, जो फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स रहते हैं उनसे जो हमें सपोर्ट मिल रहा है। देन ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब चीजें को भी हमें ओवरकम करना इंपॉर्टेंट है, एंड वी शुड लुक टू रिप्लेस इट विथ हेल्दियर हैबिट्स, है ना, कि इंस्टेड मैं बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, इससे अच्छा आई मे बी जब भी मुझे अगली बार गुस्सा है तो आई काउंट टू 10, ऐसा कुछ। देन स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी ऐसी बिल्ड करो कि तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, ये सारी चीजें क्या, दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। देन पॉजिटिव थिंकिंग, अगेन एज आई सेड कि होप पे, सॉल्यूशंस पे, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो उस पे ज्यादा फोकस करो, रादर देन द प्रॉब्लम एंड इससे तुम्हें क्या फेलियर्स आ सकते हो। द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इन द चैप्टर इज पॉजिटिव एटीट्यूड।
ओके, तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग में तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज कर रहे हो कि मैं सोल्यूशंस पे फोकस करूंगा। यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, होप, कॉन्फिडेंस, मैं ट्राई करूंगा, मैं फेल हो जाऊँ ठीक है, मैं तब भी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग का डिफरेंस है। तो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। अगेन डू नॉट फॉरगेट टू बाय द आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक। स्ट्राइवर डाउनलोड करना मत भूलो, उसमें बहुत सारे मस्त मस्त अपडेट्स आ रहे हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, इफ आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। ये जितने भी नोट्स दिख रहे हैं, दे आर अवेलेबल फॉर फ्री इन माय व्हाट्सएप चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। If you have any doubts, feel free to reach out on Instagram at the ISC Guide or just in the YouTube comments. Okay, all the best for your exams and bye bye.